वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी के हवाले से। मुर्तज़ा वहाब मुझे एक ऐसे अनोखे लाडले नज़र आते हैं जो खेलन को मांगे कराची। आपको याद होगा कि जिस वक्त कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मुर्तज़ा वहाब साहब को तैनात किया गया तो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए कि मुर्तज़ा वहाब कराची के बेटे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शफ़क़त मेहरबानी से उन्हें कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है और उनके आते ही कराची के हालात बदल जाएंगे। लेकिन नाजरीन, उनकी तैनाती को दूसरा माह शुरू हो चुका है, लेकिन हमें शहर में कोई तरक्याती काम होता नज़र नहीं आता। और तरक्याती काम तो दरकिनार, हमें तो पुराने मसाइल भी हल होते नज़र नहीं आते। पिछले 1.5 माह की परफॉर्मेंस जो है मुर्तज़ा वहाब साहब की, वो ये है कि इस दौरान में ना तो उन्होंने किसी सियासी जमात या सियासी जमात के रहनुमाओं से मुलाकात की और ना ही कराची की फलाही तंजीमों या समाजी तंजीमों के रहनुमाओं से कोई मुलाकात की है। उन्होंने सिर्फ पीपल्स लेबर ब्यूरो के अरकान से मुलाकात की और इस दौरान में उन्होंने केएमसी के 4 डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे ब्रीफिंग भी ली, लेकिन उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट से कोई ब्रीफिंग नहीं ली गई। केएमसी के अफसरान भी अपने दफ्तरों तक महदूद हैं। तो जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है, वो हमें काम में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती और ना ही काम में वो रफ्तार नज़र आती है जो कराची की इस वक्त अशद ज़रूरत है। काम तो कुछ किया नहीं, लेकिन कराची वालों के जिस्म से खून का आखिरी कतरा निचोड़ने के लिए एक नए टैक्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। और कल रात मैंने उन्हें टीवी पर सुना, फरमा रहे थे मीडिया से कि वफाकी हुकूमत अगर टेलीविज़न पे टैक्स वसूल कर सकती है तो हम कराची में के इलेक्ट्रिक की मदद से कराची के शहरियों से मज़ीद टैक्स वसूल क्यों नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस टैक्स का सिलसिला क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब मैं इस वीलॉग की तैयारी कर रहा था कराची के हवाले से, तो एक मौक़र जरीदे की रिपोर्ट मुझे मिली जिसमें उन्होंने कराची के 2 साबिक गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स और कराची के साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब की पहले 1 माह की कारकर्दगी का तगाबुली जायज़ा लिया है। ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है और इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आप इस बात का फ़ैसला कर सकेंगे कि क्या हमें मुर्तज़ा वहाब साहब से कराची की बेहतरी और तरक्की के लिए कोई उम्मीद वाबस्ता करनी चाहिए या नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि टैक्स के इश्यूज़ पे बात करने के लिए मैं बाद में उठाए रखता हूँ इस बात को, लेकिन पहले मैं वो रिपोर्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने अपने सेल फ़ोन में सेव की हुई है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। 16 नवंबर 2016 को साबिक मेयर वसीम अख्तर ने जेल से रिहाई के बाद चार्ज लिया और फौरी तौर पर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। 17 नवंबर को मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की और अपने प्रोग्राम से मुतालिक उनको आगाह किया। 18 नवंबर को ज़िला बस्ती में स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया। 22 नवंबर को केएमसी बिल्डिंग में माह रबीउल अव्वल के हवाले से इंतज़ामी इजलास मुनक़्क़िद करके मुख्तलिफ फ़ैसले किए। 24 नवंबर को एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ 2016 का दौरा किया। 24 नवंबर को ही जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टैंकर्स टर्मिनल की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। 28 नवंबर को अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सरबराह शाहिद सैयद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। 29 नवंबर को उन्होंने शहर में 100 रोज़ा सफाई मुहिम के आगाज़ का ऐलान किया। 30 नवंबर को करंगी क्रॉसिंग पर ज़ेर तामीर फ्लाई ओवर का मुआयना किया। उसी रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर इंसाफ हाउस जाकर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की।
جبکہ 1 دسمبر 2016 کو ادارہ نور حق میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ 1 دسمبر کو شاہ فیصل ٹاؤن شمع شاپنگ سینٹر پر 100 روزہ صفائی مہم کے سلسلے میں جھاڑو لگا کر صفائی مہم کا آغاز کیا۔ 2 دسمبر کو 100 روزہ صفائی کے سلسلے میں ضلع غربی کے علاقے علی گڑھ کالونی سمیت اورنگی ٹاؤن کی مختلف یوسیز کا دورہ کیا اور صفائی مہم میں حصہ لیا۔ 2 دسمبر کو ڈائریکٹر جنرل نادرا کرنل محمد احمد خٹک سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور شہریوں کو شناختی کارڈ کے حصول میں مشکلات پر بات چیت کی۔ 2 دسمبر کو ہی سوامی نارائن مندر ایم اے جنرل روڈ میں لگنے والی آگ کی اطلاع ملتے ہی متاثرہ مقام پر پہنچے۔ 3 دسمبر کو 100 روزہ صفائی مہم کے حوالے سے ضلع وسطی کی UC 18 میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ 4 دسمبر کو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں MBBS اور BDS کے داخلوں کے لیے آنے والے طلباء کے انٹرویو میں شریک ہوئے۔ 5 دسمبر کو ضلع شرقی کی UC 2 منظور کالونی میں صفائی مہم میں شرکت کی۔ 5 دسمبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کراچی کے دفتر میں جا کر ان کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ 8 دسمبر کو بین الاقوامی میراتھن کانفرنس ایجوکیشن کے شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ اسی روز جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ کا دورہ بھی کیا۔ 10 دسمبر کو عباس شہید اسپتال کا تفصیلی دورہ کیا اور 10 نئی ڈائلیسس مشینیں دیں۔ 10 دسمبر کو ہی سرجانی ٹاؤن میں واقع CNG بس ٹرمینل کا دورہ کیا۔ 11 دسمبر کو سرجانی ٹاؤن کی مرکزی شاہراہ کا دورہ کیا اور اسی روز 100 روزہ صفائی مہم کے سلسلے میں مختلف NGOs اور یوتھ گروپس کے لیڈروں سے ملاقات کی۔ 13 دسمبر کو ملیر میں عید میلاد النبی کی مناسبت گنبد خضرا کی شبیہ پر مبنی مونومنٹ کا افتتاح کیا۔ 14 دسمبر کو لیاقت آباد نمبر 4 میں معروف قوال امجد صابر شہید کے نام سے منسوب KMC کی ڈسپنسری کا افتتاح کیا۔ 30 اگست 2020 کو وسیم اختر کی میئر کی حیثیت سے مدت مکمل ہوئی اور 8 ستمبر 2020 کو افتخار علی شالوانی ایڈمنسٹریٹر کراچی مقرر ہوئے۔ 8 ستمبر کو انہوں نے KMC بلڈنگ میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ 9 ستمبر کو انہوں نے محکمہ لینڈ، محکمہ کچی آبادی اور محکمہ میڈیا مینجمنٹ کی بریفنگ لی۔ 10 ستمبر کو کرونگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن کے قریب گرنے والی عمارت کی امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ 11 ستمبر کو PTI کے صوبائی اسمبلی ممبر خرم شیر زمان کی سربراہی میں وفد سے ملاقات کی اور اسی روز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم وفات پر مزار پر حاضری دی۔ 15 ستمبر کو پیپلز چورنگی، جہانگیر روڈ، تین ہٹی اور لیاقت آباد مارکیٹ کا دورہ کیا۔ 18 ستمبر کو آل کراچی تاجر اتحاد کے رہنما حکیم شاہ کی سربراہی میں وفد سے ملاقات کی۔ 19 ستمبر کو کلفٹن برج کے ساتھ بیوٹیفیکیشن منصوبے کا جائزہ لیا۔ 19 ستمبر کو ہی صاف کراچی مہم کا آغاز کیا۔ 23 ستمبر کو مختلف کھیلوں کی تنظیموں سے وابستہ افراد سے ملاقات کی۔ 27 ستمبر کو فریئر ہال پارک کی صفائی ستھرائی اور کچرا اٹھانے کی مہم میں شرکت کی۔ 28 ستمبر کو KMC اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ کا دورہ کیا۔ 29 ستمبر کو ہی فریئر ہال کے لان میں لگائے گئے کتب میلے کا دورہ کیا۔ افتخار شالوانی 13 دسمبر 2020 تک کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے فرائض انجام دیتے رہے اور KMC کو متحرک کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 14 دسمبر 2020 کو لئیق احمد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا۔ پہلے ہی روز انہوں نے صحافیوں سے اپنے دفتر میں ملاقات کی۔ 15 دسمبر کو محکمہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز، محکمہ فائنانس اور میڈیا مینجمنٹ کے افسران کے ساتھ اجلاس منعقد کیے۔ 16 دسمبر کو محکمہ وقف کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ 17 دسمبر کو غریب آباد اور حسین آباد کے درمیان 60,000 اسکوائر فٹ کی سڑک کی مرمت اور کار پینٹنگ کا آغاز کیا۔ 18 دسمبر کو محکمہ پارکس کی بریفنگ لی اور مختلف شاہراہوں اور پارکوں میں موسمی پھول لگانے کا آغاز کیا۔ 22 دسمبر کو کورنگی سیکٹر A48 کی مرکزی سڑک کی بحالی اور تعمیر کا آغاز کر دیا۔ 26 دسمبر کو فریئر ہال میں موسمی پھول لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا۔
5 जनवरी को अलमरकज़ इस्लामी आयशा मंजिल का दौरा किया और वहाँ तामीराती कामों का आगाज़ करवाया। 11 जनवरी को जिगर मुराद आबादी रोड और महमूदाबाद रोड के अस्तरकारी का आगाज़ कराया। 15 जनवरी को म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस महकमा कंप्यूटर और पेरोल के दफातर के दौरे किए। ये गुज़िश्ता अदवार में एक सियासी और 2 सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर की पहले 1 माह की कारकर्दगी है, जिसे सामने रखकर हम जायज़ा ले सकते हैं कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब KMC के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से क्या फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, ये मैंने आपसे 2 गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स और एक सियासी मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जो कि MQM की तरफ से मेयर बने थे, उनकी कारकर्दगी का मैंने जायज़ा आपके सामने पेश किया और इन चीज़ों को सामने रखकर हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मसाइल हल करने में कितने संजीदा हैं। अब तक उन्होंने कोई बड़ा मसला ना तो हल किया है और ना मसले के हल की तरफ पेशरफ्त की है, लेकिन कराची वालों पर KMC की हालत दुरुस्त करने, जो कि सिंध हुकूमत के करप्शन के वजह से ही उसकी पतली हालत है, उसको दुरुस्त करने का ऐलान करके ये फरमाया कि कराची वालों पर अब इलेक्ट्रिसिटी के हर बिल में 200 रुपये लगकर आएंगे और इस तरह KMC को 9 अरब रुपए की आमदनी शुरू हो जाएंगी। और उस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आला सिंध ने ये दावा किया है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना, नेपरा और के इलेक्ट्रिक से हमारे मामलात तय हो गए हैं और अब ये बिल हम वसूल करना शुरू करेंगे। जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर जनाब असद उमर साहब ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर से बात की है और वो इस किस्म का कोई काम करने नहीं जा रहे। अगर सिंध हुकूमत को ये काम करना है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे करे। हकीकत ये है नाजरीन कि सिंध के अंदर कराची के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है और ये एक नए टैक्स का जो मामला है, ये एक नए व्लॉग का तकाजा करता है। मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स तैयार किए हैं जो मैं अगली व्लॉग में टैक्स के हवाले से बयान करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि सिंध हुकूमत की तमाम तर कार्रवाइयाँ सिर्फ इस एक नुक्ते पर घूमती हैं कि कराची के शहरियों के जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया जाए। एक और बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला सिंध ने एक बात ये भी कही कि तमाम महज़्ज़ब मुल्कों में इस तरह के टैक्सेस लगते हैं। सवाल यह है कि महज़्ज़ब मुल्कों में टैक्सेस लगाने का तो आप बता रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि महज़्ज़ब मुआशरों में शहरियों को कैसी कैसी सहूलतें दी जाती हैं कि जो शख्स भी अपना मुल्क छोड़कर जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो नाज़रीन, ये मैंने एक कारकर्दगी आपके सामने आज पेश की है मुर्तज़ा वहाब साहब की, जिसकी बुनियाद पर हमें कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन बहरतौर हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। हम आवाम के मुतालबात सिंध हुकूमत के सामने रखते रहेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं टैक्स से मुताल्लिक़ और कराची के एक और इशू के मुताल्लिक़ कि कराची में कुछ इमारतों को गिराने का फ़ैसला हो चुका है, उसके बारे में भी आपको अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।